द लास्ट ऑफ अस। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले थोड़ा बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये साल 2003 से 2023 के बीच का समय है जिसमें यह दिखाया जाता है कि अब पैरासाइट्स में पाया जाने वाला फंगस इंसानों में भी फैलने लगा है। हालांकि असल में ये फंगस इतना असरदार नहीं होता है कि हम इंसानों पर अपना असर दिखा पाए, पर इस सीरीज़ में इस फंगस को काफ़ी ज़्यादा इवोल्व होता हुआ दिखाया गया है, जो अब इस तादाद में फैलने लगा है कि पूरी मानवता खतरे के घेरे में आ चुकी है। जहाँ ये फंगस पहले इंसानी दिमाग पर हमला कर उसकी सोचने समझने की ताकत को ख़त्म करते हुए उसे एक मुर्दे जैसा बना देता है, और फिर वक्त के साथ साथ ये फंगस इवॉल्व होता हुआ उसके पूरे शरीर में अपना घर बना लेगा। अब ये फंगस इतना खतरनाक है कि एक इन्फेक्टेड इंसान के काटने पर ये इजली दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होकर कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। जहां पहली स्टेज में वो इन्फेक्टेड इंसान किसी पागल हाथी की तरह अपने शिकार का पीछा करते हुए उसे काटने के लिए दौड़ता है, जिन्हें रनर्स कहा जाता है। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज, जहां वो फंगस 2 से 3 हफ्तों बाद इन्फेक्टेड के शरीर को धीमा करते हुए उसकी देखने और सुनने की क्षमता को कम कर देता है, जिसके चलते वो इन्फेक्टेड अब सिर्फ मौका पाकर ही अपने शिकार पर धावा बोलता है, जिन्हें स्टॉकर्स कहा जाता है। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज, जहां वो फंगस तकरीबन 1 साल बाद इन्फेक्टेड की आंखों और दिमाग के बाकी हिस्सों तक फैल जाता है, जिसमें वो सिर्फ अपने शिकार की आवाज़ सुनकर ही उस पर हमला करेगा, जिन्हें क्लिकर्स भी कहा जाता है। और आखिर में वो फंगस उस इन्फेक्टेड के पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिसके बाद उस इन्फेक्टेड की बॉडी के अंदर से कुछ टेंटिकल्स किसी पेड़ की जड़ की तरह दूर दूर तक फैलकर एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसके चलते कोसों दूर हुई एक छोटी सी आहट भी इन्हें चौकन्ना कर सकती है। अब कहानी शुरू होती है साल 1968 से, जिसमें हम एक टॉक शो के दौरान कुछ डॉक्टर्स को देखते हैं जो फ्यूचर में आने वाले पैरासाइट्स और बीमारियों के ऊपर चर्चा कर लोगों को आने वाले पेंडेमिक के बारे में संकेत देते हैं। अब उनमें से एक डॉक्टर न्यूमैन कुछ ज़्यादा ही चिंतित दिखाई देता है, जो बताता है कि जैसे एक कॉर्डिसेप नामक फंगस चींटी के दिमाग को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, वैसे ही वक्त आने पर यह फंगस इंसानी दिमाग पर भी नियंत्रण पा लेगा। और बताता है कि एक ऐसा भी वक्त आएगा जहां हम सभी इंसानों को मौसम के बदलाव के कारण कई जानलेवा आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक ये जानलेवा फंगस भी होगा जिसका कोई इलाज नहीं है। और इस तरह कहानी रुक करती है साल 2003 में, जिसमें हम इस कहानी के एक अहम किरदार से रूबरू होते हैं, जिसका नाम है जोल मिलर, जो कि ऑस्टिन टेक्सास का निवासी है, जिसकी एक बेटी है सैरा जो उसी के साथ रहती है, और एक भाई जिसका नाम टॉमी है। जोल और टॉमी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। आज जोल का बर्थडे था और आज वो 36 साल का हो गया है। इसी सिलसिले में सैरा जोल के ड्रॉर से उसकी पुरानी वॉच निकाल उसे ठीक करवाकर जोल को बर्थडे प्रेजेंट देने का फैसला करती है। ब्रेकफास्ट के दौरान उनके रेडियो पर इंडोनेशिया देश में हो रही घटनाओं की खबर आती है, जिसे वे तीनों नज़रअंदाज कर देते हैं। अब इतने में ही जोल का बीपर बजता है और वह टॉमी और अपनी बेटी के साथ अपने काम की ओर रवाना हो जाता है। अब सैरा स्कूल से वापस आते हुए उस घड़ी को ठीक करवाने एक शॉप में पहुंचती है, जिस दौरान हम काफ़ी पुलिस की गाड़ियों को एक ही दिशा में जाते हुए देखते हैं। इधर जैसे ही सारा घड़ी ठीक करवाती है, उधर शॉपकीपर की बीवी उसे जल्द से जल्द अपने घर जाने की सलाह देते हुए अपनी शॉप को बंद करने में जुट जाती है, जहां देखते ही देखते वो पूरा शहर वीरान सा हो जाता है। अब ये सब कुछ देख सारा को काफ़ी अजीब लगता है, और वो वापस आकर इस घटना का जिक्र अपने पड़ोसी डैनी की वाइफ कोनी से करती है, लेकिन वो सैरा को ये कहकर टाल देती है कि शायद पुलिस शहर में बढ़ते हुए अपराध से निपटने के लिए ये सब कुछ कर रही होगी। अब इसी बीच सैरा कोनी से एक डीवीडी की मांग करती है, जो कि उसके डैड की फेवरेट मूवी थी, और वहाँ से निकलने के दौरान वो देखती है कि उसका पेट मर्सी डैनी की माँ नैना को एक अजीब खामोशी से देख रहा था। खैर, सारा ये सब इग्नोर कर अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। घर पहुंचने पर सैरा जोल को उसकी ठीक करवाई हुई वॉच और डैनी के घर से लाई हुई डीवीडी बर्थडे प्रेजेंट के रूप में देती है। अब वो दोनों साथ में वक्त बिताने के लिए वही मूवी देखना शुरू करते हैं, जहां थोड़ी देर बाद सैरा की आंख लग जाती है। जोल मूवी देख ही रहा होता है कि लगभग रात के 11 बजे उसके फ़ोन की घंटी बजती है
और उसे पता चलता है कि उसके भाई टॉमी को पुलिस उठाकर ले गई है, जिसकी एक लोकल बार में किसी से झड़प हो गई थी। ये खबर सुनते ही जोल अपनी बेटी को बेड पर सुलाकर पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है। अब आधी रात होते ही हेलीकॉप्टर का शोर सुन अचानक सारा की नींद खुलती है और वह डैनी के पेट मर्सी को अपने घर के दरवाजे पर पाती है। सारा मर्सी को वापस उसके घर लेकर जाती है, जहां डैनी के घर की हालत देख सारा को शक होता है कि वहां शायद चोरी हुई थी। पर घर में कदम रखते ही उसकी सांसें थम सी जाती हैं और हम देखते हैं कि बूढ़ी नैना ने अपने बेटे डैनी को जख्मी कर दिया है, क्योंकि नैना इन्फेक्टेड हो चुकी थी और कुछ समय से उसके अंदर एक वायरस डेवलप हो रहा था। यही वजह थी कि मर्सी उस शाम नैना को एक अजीब तरीके से देख रहा था। जहां नज़र घुमाने पर सारा को पता चलता है कि बूढ़ी नैना ने कोनी को पहले ही मार दिया है। अब ये सब देख डर के मारे सारा घर के बाहर भागती है, जहां इसी बीच जोल टॉमी को लेकर पहुंच जाता है और सारा की जान बचाने के लिए हाथ में पकड़े हुए रेंच के एक वार से बूढ़ी नैना को मार गिराता है। अब इससे पहले कि ज़्यादा देर हो, वे तीनों शहर के बाहर निकलकर किसी सेफ जगह जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि जोल को भी अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उसके पास हो क्या रहा है। अब वहाँ से निकलने के दौरान शहर की बिगड़ती हुई हालत देखकर उन्हें जल्द ही सब समझ में आने लगता है और नैना के बीमार होने की वजह भी समझ आती है, क्योंकि हाल ही में नैना हॉस्पिटल से आई थी और शायद वहीं से वो उस वायरस की चपेट में आई होगी। अब कुछ आगे जाकर उन तीनों को पता चलता है कि जान बचाकर भागने वाले वही तीन नहीं हैं। उनकी तरह बहुत से लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, जिसके कारण रोड बंद कर दिया गया था। इसी तरह टॉमी रूट बदलकर वहां से निकल तो आता है, पर कुछ आगे जाकर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि अगले शहर में एक दहशत का माहौल बन चुका था, जिसके चलते सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। जोल ये सब देख टॉमी को गाड़ी वापस घुमाने के लिए कहता है, पर इतने में ही एक प्लेन आसमान से क्रैश होकर ज़मीन पर टकरा जाता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उन तीनों की गाड़ी तक पलट जाती है। लेकिन किस्मत से वो तीनों बच जाते हैं। अब यहाँ से टॉमी उनसे अलग हो जाता है और उन्हें समय ख़राब न करते हुए शहर के एग्जिट पॉइंट पर मिलने को कहता है। अब एक्सीडेंट की वजह से सारा घायल हो चुकी थी, जिस कारण जोल उसे अपनी गोद में उठाकर बचते बचाते हुए उस शहर से बाहर की ओर भागता है। पर इसी बीच उनका सामना एक इन्फेक्टेड से होता है, जो कि एक पागल जानवर की तरह उन दोनों के पीछे लग जाता है। अब अपनी जान बचाते हुए जैसे ही जोल वहां से बाहर निकलता है कि तभी अचानक एक मिलिट्री सोल्जर उस इन्फेक्टेड को मार गिराता है। अब जोल अपनी बेटी सारा के लिए उस सोल्जर से मदद मांगता है, जिसका जिक्र वो सोल्जर अपने सीनियर से करता है। पर जोल का सुकून तब खौफ में बदल जाता है जब उस सीनियर द्वारा सोल्जर को उन दोनों को मार गिराने का ऑर्डर कर दिया जाता है। जोल बहुत गिड़गिड़ाता है कि वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, वो सिर्फ गाड़ी पलटने की वजह से घायल हुए थे। पर सोल्जर उनकी एक न सुनते हुए उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, जिसमें जोल और सारा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो सोल्जर उन दोनों की जान ले लेता, टॉमी किसी फरिश्ते की तरह वहां आकर सोल्जर को पीछे से गोली मार देता है। सहमा हुआ जोल सारा के पास मदद के लिए जाता है, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। सारा तड़पते हुए जोल के सामने इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। कहानी का अगला पहलू 20 साल बाद 2023 का दिखाया जाता है, जहां एक सुबह एक अनाथ बच्चा जंगल पार करके बोस्टन शहर के सामने रुकता है, जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह बच्चा कुछ और आगे बढ़ता हुआ फेडरल ग्रुप नामक द्वारा बनाए गए एक क्वारंटीन जोन में दाखिल होता है, जहां कुछ गार्ड्स उसे ले जाते हैं और उसकी जांच की जाती है। पर वो बच्चा वायरस से इन्फेक्टेड पाया जाता है। अब उस वायरस का अभी तक कोई इलाज ना होने की वजह से हमें इंसानियत का वो मंजर देखने को मिलता है, जिसमें एक मासूम को इंजेक्शन लगाकर मौत की आगोश में सुला दिया जाता है। कहानी अगला कदम लेती है और इस बार हम लगभग बूढ़े हो चुके जोल को देखते हैं, जो फेडरल ग्रुप द्वारा वायरस जांच में पाई गई इन्फेक्टेड बॉडीज को आग में फेंक रहा था। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अपनी बेटी सारा के गुजर जाने के बाद जोल की इंसानियत भी लगभग ख़त्म सी हो चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा हमें तब होता है जब वह बिना एक पल सोचे उसी मरे हुए बच्चे को उठाकर उसे आग के हवाले कर देता है। अब जोल, जो कि फेडरल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुका है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जोल जैसे काफ़ी लोगों को ऐसे कामों के बदले
राशन और रहने की जगह दिया करती थी। फेडरा ग्रुप ने खुद का एक अलग सुरक्षित शहर बना लिया था, जहां एक ओर फेडरा ग्रुप इन्फेक्टेड से अपने एरिया को सिक्योर करती थी, वहीं दूसरी ओर फैक्ट्रीज में भरपूर मात्रा में दवाइयां और कारतूस भी बनाती थी। पर जोल जैसे काफ़ी लोग जो वहाँ रह रहे थे, उन सभी लोगों को सख्त हिदायत थी कि कोई भी अगर फेडरा ग्रुप के बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेगा या फिर उनके विरोधी फायरफ्लाइज ग्रुप से तालमेल रखेगा तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब फेडरा ग्रुप और फायरफ्लाइज ग्रुप में अक्सर आपसी मतभेद चलते ही रहते थे, क्योंकि फायरफ्लाइज ग्रुप ये मानता था कि फेडरा ग्रुप अपने मतलब के लिए लोगों को बेवजह मार रहा था और शांति की स्थापना करने के लिए उन्हें फेडरा ग्रुप को हटाना होगा। पर जोल इन सब के बाद भी फेडरा ग्रुप की फैक्ट्री में बनाई गई दवाइयों को पैसे कमाने के लिए वहीं के एक लोकल गार्ड ली को ब्लैक में बेचा करता था, जहां आज वो उसके साथ एक ट्रक के बदले $400 का समझौता करता है। पर ली जोल को ट्रक में बैटरी ना होने की वजह से बैटरी अरेंज करने के सिलसिले में रॉबर्ट नामक एक स्मगलर से मिलने को कहता है। रॉबर्ट ये भी जोल की तरह फेडरा ग्रुप कैंप का एक हिस्सा था और उसकी तरह सामान को लोगों से खरीद या फिर चुरा कर महंगे दामों पर बेचा करता था। वहीं दूसरी ओर हम पहली बार जोल की पार्टनर टेस को देखते हैं, जो कि बैटरी के सिलसिले में रॉबर्ट से मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि रॉबर्ट पहले ही वो बैटरी किसी और को बेचने जा रहा है, जिसे सुन टेस और रॉबर्ट में कहासुनी हो जाती है और रॉबर्ट टेस को बंदी बनाकर उसे मामले को रफा दफा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो जोल और अपने बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहता था। अब दोनों में बहस हो ही रही होती है कि अचानक दूसरी तरफ से फायरफ्लाइज ग्रुप द्वारा फेडरा ग्रुप के इलाकों में ब्लास्ट किए जाते हैं, जिनमें से एक ब्लास्ट रॉबर्ट की बिल्डिंग पर भी होता है और सभी लोग घायल हो जाते हैं। अब टेस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल तो आती है, पर फेडरा ग्रुप के गार्ड्स उसे फायरफ्लाइज ग्रुप का सदस्य समझकर उसे बंदी बनाकर जेल में डाल देते हैं। वहीं दूसरी ओर फायरफ्लाइज के कैंप में हम पहली बार एक छोटी लड़की वेरोनिका को देखते हैं, जिसे फायरफ्लाइज ने फेडरा ग्रुप के कैंप से अगवा किया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ जोल अपने भाई टॉमी की खबर लेने एक रेडियो ऑपरेटर से मिलता है। टॉमी, जो अब विरोधी ग्रुप फायरफ्लाइज के लिए काम करता था, वह बीते 3 हफ्तों से गायब था। जिद करने पर ऑपरेटर द्वारा जोल को टॉमी की लास्ट लोकेशन दी जाती है, जहां ऑपरेटर के मुताबिक टॉमी वेयोमिंग टावर की ओर पेट्रोलिंग करने निकला था, जहां पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। अब विरोधी ग्रुप में होने के बावजूद भी जोल अपने भाई के लिए चिंतित था, जिसके चलते वो वहां से वापस आकर मैप में वेयोमिंग टावर का रास्ता खोजना शुरू कर देता है, जहां इसी दौरान हमारी नज़र उसकी टूटी हुई घड़ी पर जाती है, जिस पर गोली लगने का निशान था। ये वही घड़ी थी जो उसकी बेटी सैरा ने उसे 20 साल पहले दी थी, और उसके गुजर जाने के बाद टॉमी ही उसका इकलौता रिश्तेदार जिंदा बचा था, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह जेल से छूटने के बाद टेस जोल से मिलती है। टेस का चेहरा देखकर जोल एकदम आग बबूला होता है, पर टेस जोल को रॉबर्ट से ना उलझने के लिए कहती है और वो दोनों रॉबर्ट के कस्टमर से वो ट्रक बैटरी चुराकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लापता टॉमी को खोजना था, जो शायद किसी मुसीबत में हो सकता है। खैर, यहाँ फायरफ्लाइज ग्रुप की लीडर मार्लिन, जो कि बीते दिनों में फेडरा ग्रुप पर किए गए नाकाम हमलों से बिल्कुल नाखुश थी, क्योंकि उसके काफ़ी लोग फेडरा ग्रुप के साथ लड़ाई में मारे जा रहे थे। मार्लिन अपनी एक साथी से उस लोकेशन को जल्द से जल्द खाली करने को कहती है, क्योंकि फायरफ्लाइज के सभी लीडर्स एक अलग लोकेशन पर इकट्ठा होने जा रहे थे, और साथ ही वो उसे बंदी बनाई हुई लड़की वेरोनिका को लेकर बोस्टन से बाहर वेस्ट की ओर जाने की सलाह देती है। मार्लिन वेरोनिका के पास आती है और उसे कंफर्टेबल करने के लिए बातों ही बातों में बताती है कि वह वेरोनिका को तब से जानती है जब से वह बहुत छोटी थी, और उसने ही वेरोनिका को फेडरा ग्रुप के स्कूल में दाखिल करवाया था। मार्लिन वेरोनिका से कहती है कि उसका असली नाम वेरोनिका नहीं बल्कि एली है, और उनका एक खास मकसद है जिस वजह से वो एली को अपने साथ ले जाएंगे। अब एली को शहर से बाहर क्यों ले जाया जा रहा था, इस बात का जवाब हमें आगे मिलेगा। वहीं दूसरी ओर बैटरी चुराने के लिए जोल और टेस एक खबरी की मदद से रॉबर्ट और उसके कस्टमर के सीक्रेट मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां घुसते ही उन्हें पता चलता है कि
रॉबर्ट और उसके सभी लोग मारे जा चुके थे और जिस बैटरी की तलाश में वो दोनों आए थे वो तो पहले से ही खराब हालत में थी। उन्हें पता लगता है कि रॉबर्ट एक ही खराब बैटरी की डील दो अलग अलग पार्टी से कर रहा था। दूसरी पार्टी और कोई नहीं बल्कि मार्लिन थी। इसीलिए फायरफ्लाइज ग्रुप द्वारा रॉबर्ट और उसकी गैंग को मार दिया जाता है और पहली बार हम जोल और मार्लिन को एक दूसरे से रूबरू होते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जोल और मार्लिन एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और मार्लिन की वजह से ही उसका भाई टॉमी फायरफ्लाइज ग्रुप में शामिल हुआ था। अब मार्लिन जोल की काबिलियत जानते हुए उसे एक ऑफर देती है कि जोल एली को लेकर शहर से बाहर उनकी दूसरी लोकेशन पर डिलीवर करेगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो मार्लिन के लोग वहाँ उन्हें ट्रक के साथ साथ हथियार और सप्लाईज भी दे देंगे। और यह ऑफर सुन जोल के पास समझौता करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब जोल और टेस एली को लेकर अपने सेफ हाउस में आते हैं और अगली सुबह वहाँ से निकल जाने का प्लान करते हैं। ऐसे में एली जोल के सामान को देखना शुरू कर देती है, जहाँ उसे एक पुराना रेडियो मिलता है जिसका इस्तेमाल जोल बिल और फ्रैंक नामक दो लोगों से मैसेज रिसीव करने के लिए करता था। जहाँ हमें पता चलता है कि अगर 60s के गाने रेडियो पर बजेंगे तो उसका मतलब जोल के लिए कोई नया संदेश नहीं है। अगर 70s के गाने बजेंगे तो मतलब जोल के लिए एक नया काम आया है। और 80s पर एक क्रॉस लगा था जिसका मतलब था कोई भारी मुसीबत आने वाली है। आधी रात में जोल, टेस और एली अंडरग्राउंड रास्ते से होते हुए क्वारंटीन जोन से बाहर निकलकर अपने नए सफ़र की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन कुछ आगे जाते ही उन तीनों का सामना जोल के पुराने दोस्त ली से होता है, जो वहाँ नाइट ड्यूटी कर रहा था। अब उनके काफ़ी मनाने पर भी ली उन्हें रोककर एक एक कर उनका टेस्ट लेना शुरू करता है। एली की बारी आने पर घबराई हुई एली ली पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर देती है, जिस पर ली गुस्से में आकर एली पर बंदूक तान देता है, जिसे देख जोल की ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं और वह अपने सामने उसी सोल्जर को पाता है जिसने उसकी बेटी की जान ले ली थी। और ये सब सोच जोल अपना आपा खो देता है और ली पर पलटवार करते हुए उसे जान से मार डालता है। अब इसी बीच टेस की नज़र ली के टेस्ट डिवाइस पर जाती है और उन दोनों को पता चलता है कि एली इन्फेक्टेड है, लेकिन एली उन्हें बताती है कि वह काफ़ी दिनों से इन्फेक्टेड होने के बाद भी अभी तक नॉर्मल ही है और यही वजह थी कि उसे शहर से बाहर फायरफ्लाइज के दूसरे पोस्ट पर ले जाया जा रहा था। और ये बात एली को पहले से ही पता थी क्योंकि मार्लिन उसके सामने सच्चाई बयान कर चुकी थी। अब वह तीनों ली की राइफल उठाकर अपने आगे के सफ़र की ओर निकल जाते हैं और अंतिम सीन में हम देखते हैं कि जोल के रेडियो पर 80s का गाना बजना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब आप भी समझ गए होंगे। और इस तरह फर्स्ट एपिसोड का अंत हो जाता है।